Hello friends, good evening. Welcome back to my YouTube channel. Friend, today my topic उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2024। उत्तराखंड लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें हमारे उत्तराखंड की स्थिति किस तरीके की है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो जो 5 सीटें उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में होती है वो कौन कौन सी होती है। पहली जो सीट होती है वो टिहरी लोकसभा, टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट। दूसरी अल्मोड़ा, तीसरी नैनीताल उधम सिंह नगर, चौथी हरिद्वार और पांचवी जो होती है गढ़वाल पौड़ी लोकसभा सीट। तो ये पांचों के पांचों लोकसभा सीट पे बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो किस तरीके से आज की डेट पे अपना प्रचार कर रहे हैं और कौन सा कैंडिडेट सुयोग्य है और कौन सा कैंडिडेट जनता के प्रति काम करने की रुचि आज की डेट पे रख रहा है। तो जो हमारी टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो माला राज्य लक्ष्मी शाह और वहाँ से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है जो सिंह गुनसोला। तो इन दोनों के बीच में भी काफ़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है अभी। और टिहरी लोकसभा सीट से जो हमारे एक युवा दिलों की धड़कन बॉबी पवार जो कि अभी मैदान में उतर चुके हैं और लोग कल्याणकारी मुद्दों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, विकास के मुद्दों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या बॉबी पवार जी उत्तराखंड की राजनीति का नया भविष्य या नया विकल्प आगे दिखाई दे रहा है? जो आज बॉबी पवार टिहरी लोकसभा सीट से जिस तरीके से युवाओं का जोश, माता बहनों, बुजुर्गों, भाई बहनों, ये सारे के सारे लोग जो आज की डेट पे टिहरी लोकसभा से बॉबी पवार जी का सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे लगता है कि उत्तराखंड की राजनीति का नया विकल्प चुना जा रहा है। क्योंकि इन्होंने जो बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ी, अपने पद पे रहते हुए जिस तरीके से ये जन मुद्दों को लेके आगे चल रहे हैं, ये एक विकास की राजनीति है, युवा दिलों की धड़कन है बॉबी पवार जी उत्तराखंड से। मुझे लगता है ये किसी पार्टी या पर्टिकुलर तरीके से मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक विकास के तौर पे मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो जो टिहरी से मैंने आपको बताया बीजेपी की ओर से माला राज्य लक्ष्मी शाह और जो सिंह गुनसोला कांग्रेस के, और तीसरे जो कैंडिडेट है वो बॉबी पवार जी, लोकप्रिय नेता बन के जो उभर रहे हैं, युवा नेता आप देख सकते हैं, युवा नेता के तौर पे वो आगे उभर रहे हैं। चलो मैं इस बात को अभी आगे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको जो 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड की, कौन से सीट पे कांग्रेस का प्रत्याशी और किस सीट पे बीजेपी का प्रत्याशी आगे चल रहा है, मैं ये अभी आपको बताऊंगा। श्रोताओं के द्वारा मुझे पता चला कि किस कैंडिडेट के ज़मीन पे जाके लोगों के प्रति काम करने की भावना अपने अंदर उजागर कर रहे हैं और कौन उत्तराखंड युवाओं का दिल जीत पाएगा इस लोकसभा चुनाव में, कौन बेरोज़गारी का मुद्दा उठाएगा,
कौन उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड एक पर्यटन डेस्टिनेशन प्लेस है, तो उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ाने के लिए कौन सा सांसद या कौन सी गवर्नमेंट अच्छे प्रयास करती है, वो भी आपको देखना होगा। तो ये चीज़ें मैं सारी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो अब चलते हैं हम अल्मोड़ा सीट से। अल्मोड़ा सीट जो है वहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो अजय टम्टा और कांग्रेस के जो है वो प्रदीप टम्टा, ये दोनों कैंडिडेट के बीच में भी कांटे की टक्कर अभी देखने को मिल रही है। और नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी के अजय भट्ट जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और कांग्रेस के जो युवा नेता प्रकाश जोशी, मैदान में काफ़ी कांटे की टक्कर यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रही है अभी। और चौथा जो है हरिद्वार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वीरेंद्र रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस वीरेंद्र रावत। तो देखते हैं इस मुकाबले में भी कौन सा जो देहरादून, हरिद्वार, रायवाला, डोईवाला, इन क्षेत्रों में जिसने ज़्यादा काम किया होगा वो प्रत्याशी डेफिनेटली जीतेगा। और उसके बाद पांचवी जो लोकसभा सीट आती है हमारी गढ़वाल सीट जो पौड़ी गढ़वाल सीट कहा जाता है जिसे, तो पौड़ी गढ़वाल सीट आज उत्तराखंड की 5 सीटों में से एक सबसे बड़ी रोचक सीट आज की डेट पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलौनी जी और कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी। तो इन दोनों के बीच में जो आज कांटे की टक्कर हो रही है वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा भी और न्यूज़पेपर में। क्या आज अनिल बलौनी जी जो हैं वो इस सीट को जीत पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस के एक कर्मठ नेता और विकासशील पुरुष, विकास कार्य के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाने वाले, क्या गणेश गोदियाल जी भी इस सीट से विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो देखना होगा 19 अप्रैल को उत्तराखंड के लोकसभा की पांचों के पांचों सीटों पे एक साथ मतदान होना है। तो उस दिन ये 5 सीटों पे जो प्रत्याशी है इनकी जो किस्मत है वो लॉक हो जाएगी कि कौन सा कैंडिडेट लोगों के प्रति अच्छा काम करने की भावना रखता है। क्या लोगों ने इन पांचों के पांचों विधानसभा सीट पे हमारे जो प्रधानमंत्री है इनको वोट दिया है, या जो कैंडिडेट हमारे 5 लोकसभाओं में अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, क्या इनको मत दिया है। तो देखने वाली बहुत बड़ी बात ये होगी कि क्या बीजेपी 400 प्लस कर पाती है, क्या बीजेपी उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करती है। ये भी एक बहुत बड़ा रोचक प्रश्न है आप लोगों के सामने और हमारे सामने। आने वाले टाइम में उत्तराखंड की जो जन मुद्दे हैं इनको कौन किस तरीके से उजागर करता है,
ये एक देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य एक आंदोलनकारी राज्य था, जिसकी मांग वर्षों से चल रही थी, गैरसैंण राजधानी, स्थायी राजधानी, न कि अस्थायी राजधानी। उत्तराखंड का विकास तभी हो सकता है जब पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। मैं उन सभी लोगों को, उन सभी युवा भाइयों को, उन सभी बुजुर्गों को जो इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो कैंडिडेट आप लोगों को ये भरोसा दिलाता है कि आने वाले 5 साल में अगर हम जीतते हैं तो हम उत्तराखंड की राजधानी एक पहाड़ में करेंगे, जो पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेके जो आगे हम और आपको सोचना है कि हमारी राजधानी गैरसैंण हो। आज बहुत सी पार्टियां आई हैं, बहुत से नेता आए हैं। कोई नेता कहता है कि भाई देखो सोशल मीडिया पे अभी एक क्लिप मैंने सुना था, और मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक क्लिप देखी थी, तो जिसमें हमारे कोई कैंडिडेट कहते हैं कि हम दिल्ली में गए थे और दिल्ली में हम हेड क्वार्टर पे गए थे और किसी लीडर ने हमें कहा था कि भाई हम तो उत्तराखंड की साइड हमने तो तकिया डाल दी। तो ये किस तरीके का डिबेट आज की राजनीति में, ये कोई क्वेश्चन और आंसर नहीं है। आज की राजनीति पे देखिए, जहाँ गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी जी हैं और गणेश गोदियाल जी, देखो आप दोनों का एजेंडा क्या है। कोई बेरोजगारी पे बात कर रहा है, कोई टूरिज्म पे बात कर रहा है, कोई खेल के क्षेत्र में बात कर रहा है, कोई एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। कोई नेता एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई टूरिज्म के बारे में बात नहीं कर रहा है। सिर्फ बात कर रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू। क्या ये जातिगत वर्ड जो है, इनको लेके आप लोग चुनाव जीत लोगे? जातिगत से चुनाव नहीं जीतता आदमी। चुनाव जीतता है आदमी अपने एजेंडे से। एजेंडा, जो आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा क्या होना चाहिए जनता के प्रति। आज बड़े समय के बाद मैं अपने YouTube चैनल पे आया हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मन की बात थी तो चलो हमने कहा कह देते हैं। पर जिस तरीके से विकास कार्य पिछली सरकारों ने किया है और जिस तरीके से विकास कार्य अभी वर्तमान सरकार कर रही है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं उसमें कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छा कार्य करती है और कौन सी गवर्नमेंट अच्छा कार्य नहीं करती है। अभी मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी, तो कोई आशा कार्यकर्ता कहती है कि हमें मानवोदय, हमारा मानवोदय जो है
1600 है, और हमें रात में भी काम करना पड़ता है। अगर रात में किसी की डिलीवरी होती तो वहाँ भी जाना पड़ता है। उसने बहुत सही कहा। क्या ये बातें सरकार को सोचनी चाहिए? देखो उत्तराखंड में और हमारे गढ़वाल क्षेत्र में देखो पुलों की हालत क्या है, सड़क की हालत क्या है। तो इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। पाँच साल निकल जाएंगे, फिर इलेक्शन आएंगे, फिर वही मुद्दा रहेगा। तो ये हर साल का एजेंडा होना चाहिए कि भाई मुझे 5 साल में ये काम कंप्लीट करने हैं अपने गृह क्षेत्र में, और मुझे अपने गृह क्षेत्र में 5 साल में कितना इन्वेस्ट करना है, और मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए अपने जनपद, अपना जो संसदीय क्षेत्र है उसमें किस तरीके से मुझे कार्य करने चाहिए। इस पांचों लोकसभा सीटों में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, और बहुत से युवा चेहरे भी अभी कांग्रेस ने मैदान में उतारे हैं। तो क्या युवाओं के साथ जाएंगे? या सिर्फ एक ही एजेंडे पे फोकस किया जाएगा? तो मेरा आप लोगों से, वैसे मेरे पास टाइम बहुत कम है, पर मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ आप लोगों को कि दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आप लोग आने वाले 19 अप्रैल को उसी कैंडिडेट को वोट देना जो कैंडिडेट सुयोग्य होगा। किसी के कहने पे आप मतदान मत करिए। मतदान अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, अपना मत का प्रयोग अवश्य करें और अच्छे सुयोग्य कैंडिडेट को करें। जो आपको लगता है कि भाई ये कैंडिडेट कल की डेट पे हमारे क्षेत्र की बात सुनेगा, सड़क बनाएगा, स्कूल खोलेगा, हॉस्पिटल खोलेगा, बहुत से काम हैं जो होने चाहिए, इन पे वर्क करेगा, उसी कैंडिडेट को वोट देना। ये मेरी आप लोगों से अपील है। और इस बात पे भी विशेष चर्चा होगी। बॉबी पवार जी, आप जिस तरीके से अभी चुनाव मैदान में उतर रखे हैं, उससे युवाओं का एक जो जुनून आपके प्रति देख रहे हैं हम, वो बहुत सराहनीय है। क्या उत्तराखंड की राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए? ये भी मेरा एक प्रश्न है। अगर उत्तराखंड का युवा राजनीति में आगे आता है तो इसका सीधे सीधे असर पड़ेगा उत्तराखंड की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उस पर। तो मेरा अनुरोध है, बॉबी पवार जैसे भाई बहुत सारे उत्तराखंड में हैं, तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आइए, आप राजनीति में आइए और आप लोगों का सहयोग हम लोग करते हैं, और एक अच्छी राजनीति करिए आप, और अच्छे विकास के मुद्दे को लेके आगे चलिए। आप लोगों का सपोर्ट उत्तराखंड का हर युवा, हर एक आदमी वो तन मन धन से करेगा।
इसी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।